हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 10th में जो आपका ट्रेड है सिक्योरिटी, जो आपकी सेकंड बुक लगती है सिक्योरिटी है कंप्लीट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में उसके आंसर देखेंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च 2025 को, उसके लिए ये वीडियो पूरी अच्छी साबित होगी और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपकी सेकंड बुक से जो आपकी है अनआर्म्ड सिक्योरिटी। मैं आपको आपकी बुक दिखा देता हूँ, जो मैंने इसके क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितने नोट्स बन सकते हैं, मैंने इसको लिख लिया है, टाइप कर लिया है इसको आपकी बुक को मैंने। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी बुक से कवर होंगे। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा या आपके एग्ज़ाम पेपर में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई 2 जनों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, कमेंट आए थे कि प्लीज़ सर सिक्योरिटी के ऊपर आप वीडियो बना दें। तो जो सिक्योरिटी के जो आपकी सेकंड बुक है तो उसके ऊपर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन से बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और आपके ये 11 मार्च 2025 को एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस बात को ज़रा ध्यान रखना और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ सारों के साथ शेयर कर दो। आज दिखा दो स्टूडेंट पावर, इतने शेयर कर सकते हो इस वीडियो कर दो। तो बिना कुछ देर की हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वीडियो का एक पर्पस है कि पहले हम इसके जो पहले टॉपिक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फिर दूसरा है, तीसरा जो होता है, ठीक है, पहले हम उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें अति लघुत्मक क्वेश्चन भी होंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे, रिक्तस्थान भी होंगे, आपके MCQ भी होगा, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाले हैं। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे पूरा, थोड़ा सा नोट्स, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, ठीक है। फिर आपकी द फिलिंग द ब्लैंक कैसे बन सकते हैं, ठीक है, और आपके मल्टीपल चॉइस कैसे बन सकते हैं, तो फिर मैं अपने करेंगे। तो समझ आ गया इस वीडियो में क्या करने वाले हम। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। आपका है जो ट्रेड अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। तो इसके देखो, अनआर्म्ड सिक्योरिटी कार्यों की जिम्मेदारी और मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या है पहले हम देखेंगे। इसके प्रमुख कार्य क्या है, लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखना और रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रबंधन, यानी कि वाहन और पैदल यात्री का नियंत्रण। अगला है ट्रैफिक प्रबंधन, जिसमें वाहन और पैदल यात्री का नियंत्रण। आक्रामक भीड़ और शराबी व्यक्तियों को संभालना, आपको आगंतुक प्रबंधन। तो ये आपके प्रमुख कार्य होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। व्यक्ति की सुरक्षा, जिसमें व्यक्ति की सुरक्षा क्या है, सुरक्षा और स्वच्छता क्या है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, आपके नाखून काटना या नहाना, बालों की देखभाल बनाए रखना। अगला है वर्दी साफ सुथरी और प्रेस हुई होनी चाहिए। अगला व्यवसायिक गुण क्या है, आपका व्यवसायिक गुण है आपका शिष्टाचार, यानी विनम्रता और धैर्य होना चाहिए। आक्रामक आगंतुक को शांति से संभालना, टीम भावना बनाए रखना। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है 4 नंबर, मानव अधिकारों का सम्मान, जैसे कि निजता का अधिकार, गरिमा का अधिकार यानी राइट टू डिग्निटी, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अब देखो, अब प्रश्न में स्टार्ट हो जाए, पढ़ लिया हमने ऊपर। प्रश्न क्या है, एक आश्रित सुरक्षा गार्ड, यानी कि एक अनामत सुरक्षा गार्ड की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या है। तो एक जिम्मेदारी क्या है, लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करना, आगंतुक प्रबंधन करना, रिपोर्ट तैयार करना, ट्रैफिक प्रबंधन करना, भीड़ को आक्रामक व्यक्तियों को संभालना। प्रश्न नंबर 2, आगंतुक प्रबंधन जिसे बोलते हैं विजिटर मैनेजमेंट क्या होता है। विजिटर मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, आगंतुक प्रबंधन में आगंतुक के विवरण को दर्ज करना, पहचान पत्र की जांच करना, सुरक्षा की जांच करना और आगंतुक पास जारी करना शामिल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये। प्रश्न नंबर 3, अस्त्राहित यानी कि अनआर्म्ड सुरक्षा गार्ड को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों बनाए रखनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यक्ति स्वच्छ रहता है और पेशेवर रूप से अच्छा प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 4, एक आश्रित यानी कि अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को शराबियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए।
तो स्वाभाविक से उनको व्यवहार होना चाहिए, शांत और विनम्र रहें। व्यक्ति को संयमित रहने के लिए कहे। संबंधित अधिकारी को सूचना दें, किसी भी दवा या खाद्य पदार्थ की पेशकश न करें। प्रश्न नंबर 5 क्या बन सकता है? राइट टू प्राइवेसी का क्या अर्थ है? तो राइट टू प्राइवेसी का अर्थ है ये अधिकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा गार्ड को व्यक्ति की निजता का सम्मान करना चाहिए। तो ये राइट टू प्राइवेसी का अर्थ है वो आपका। अब इसी के फिलिंग द ब्लैंक्स क्या क्या बन सकते हैं? जैसे आगंतुक विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया एड्रेस को कहते हैं, तो विजिटर रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड का मुख्य कार्य एड्रेस और संपत्ति की सुरक्षा करना क्या है? एड्रेस लोगों और संपत्ति की सुरक्षा करना। तो आंसर क्या हुआ? लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की। आगंतुकों की तलाश लेते समय एड्रेस सम्मान करना चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने डैश डैश अधिनियम 2019 लागू किया था। तो क्या लागू किया था? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन के लिए अधिनियम लागू किया था। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लो आप। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपकी ये 2015 में लागू हुआ था। रोजर शब्द का अर्थ है तो संदेश प्राप्त हुआ और समझा गया। तो रोजर इसका मतलब होता है, रोजर का मतलब संदेश प्राप्त हुआ और समझा गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। पहले हम फिर से सारांश पढ़ेंगे इसका। तो है खतरे और आपातकालीन स्थितियों को निपटना। पहले खतरा क्या हो सकता है? खतरा यानी कि हैजार्ड क्या है? खतरा किसी ऐसी स्थिति को कहते हैं जो जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और मानव जनित यानी कि मैन मेड हो सकते हैं। ये खतरा है। खतरों के प्रकार देखें आप। पहला आता है प्राकृतिक खतरे जिसे बोलते हैं नेचुरल हैजार्ड्स। दूसरा आता है मानव जनित खतरे जिसे बोलते हैं मैन मेड हैजार्ड। तो नेचुरल खतरे कैसे हो सकते हैं? जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि। ये क्या है? नेचुरल हैजार्ड। मानव जनित खतरे क्या है? मैन मेड हैजार्ड जैसे विस्फोट, गैस रिसाव, प्रदूषण, आग, साइबर हमले आदि। अन्य वर्गीकरण देखो इसके। जैसे जैविक खतरे क्या कौन से होते हैं? जैसे कि बायोलॉजिकल बोलते हैं हम, बैक्टीरिया, वायरस जैसे कि कोविड-19 आया था। जल संबंधी खतरे कैसे होते हैं? हाइड्रोलॉजिकल जैसे कि बाढ़, सूखा, सुनामी, ये जल संबंधी खतरे हो सकते हैं। भूवैज्ञानिक खतरे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भूकंप, भूस्खलन। रासायनिक खतरे जैसे कि जहरीले रसायनों का रिसाव। कार्यस्थल पर सुरक्षा खतरे सेफ्टी हैजार्ड के लिए मशीनों का गलत इस्तेमाल, शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपके अन्य खतरे। सुरक्षा उपाय अगला प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न। सुरक्षा उपाय प्रश्न नहीं है एक्चुअली, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रश्न हम बाद में करेंगे। सुरक्षा उपाय और खतरे की रिपोर्टिंग, ये क्या होता है? देखो, सुरक्षा गार्ड को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संभावित खतरे की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। खतरों की रिपोर्टिंग के लिए हैजार्ड रिपोर्ट फॉर्म भरा जाता है, जिसमें घटना का विवरण, स्थान, समय और उठाए गए कदम शामिल होते हैं। इसी के अंदर चौथा पॉइंट है आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी और प्रबंधन। आपातकालीन स्थिति अचानक होती है और इससे जीवन या संपत्ति का खतरा हो सकता है। आपातकालीन प्रबंधन के 4 चरण होते हैं। पहला है शमन जिसे बोलते हैं मिटिगेशन, तैयारी यानी कि प्रिपेयर्डनेस, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स और पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी। अब इनके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। शमन यानी खतरे को कम करने के लिए पूर्व नियोजन करना। तैयारी आपातकाल के लिए योजना बनाना। अब अगला है प्रतिक्रिया, आपातकाल के समय लिए जाने वाले तीव्रतम कदम। और पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी स्थिति को सामान्य करना। 5 नंबर पॉइंट आग या उससे बचाव। आग के घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे गर्मी, ईंधन, ऑक्सीजन, ये क्या है? सब आग के घटक। आग 3 में से किसी भी एक घटक को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। आग के प्रकार व बुझाने के तरीके देखो। आग होती है आपकी ABCD-K। ए में कौन से प्रकार की आग आती है? जिसमें लकड़ी, कागज का कपड़ा, इन पे जब आग लगती है तो ये ए प्रकार की आग है। तो इसमें इस पानी का उपयोग करके हम उसको बुझा सकते हैं। बी टाइप की आग क्या होती है? इसमें पेट्रोल, तेल, गैस शामिल होते हैं। इसका हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, इससे हम बुझा सकते हैं। सी टाइप की आग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आग, तो CO2 गैस का उपयोग करके हम इसको बुझा सकते हैं।
डी प्रकार की आग, जैसे कि धातुएं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पे, तो इसको हम ड्राई पाउडर का उपयोग करके आग को बुझा सकते हैं। और सी टाइप की आग तो किचन फायर तेल की जैसे होते हैं, जिसमें वेट केमिकल का उपयोग करके हम इसको बुझा सकते हैं। तो 5 प्रकार की आग होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला है पास विधि में फायर एक्सटिंग्विशर का चलाना। तो पास का पूरा नाम देखें, पी से पिन निकालना, ए से आग की जड़ पर निशाना लगाए, और एस से हैंडल दबाए, और एस दूसरे एस से नोजल को दाएं बाएं घुमाएं। तो जब भी आप इसका उपयोग करें इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर का, तो आप पास क्यों नहीं फॉलो करें, पहले पिन निकालें, फिर आग की जड़ को निशाना लगाएं, फिर हैंडल दबाएं, फिर नोजल को दाएं बाएं घुमाएं। इसका 6 पॉइंट देखो, आग लगने की प्राथमिक उपचार और बचाव यानी कि रेस विधि। पहला रेस विधि में देखो, रेस का मतलब है रिसिक्योर, इन लोगों को बचाए, सिक्योर, और उसके बाद ए अलार्म, सी से कंटेन, और सी से इवेक्यूटेट। तो लोगों को बचाएं पहले, फिर ए से अलार्म बजाए यानी कि मदद के लिए बुलाएं, सी से फिर दरवाजे खिड़कियां बंद करें ताकि आग न फैले, और ई से सुरक्षित स्थान पे जाए। बचाव के लिए सावधानी क्या होनी चाहिए आपके पास, लिफ्ट का उपयोग न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें, मुंह पर गीला कपड़ा रखें और झुककर चलें। आग की चपेट में आए व्यक्ति को स्टॉप, ड्रॉप, कवर और रोल करने के लिए कहें। 7 नंबर पॉइंट, बिजली के झटके और रोकथाम। तो बिजली झटके रोकथाम के लिए करेंगे, गीले हाथों से बिजली के उपकरण न छुएं, शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली तुरंत बंद करें, बिजली के झटके के शिकार व्यक्ति को लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी या करंट के स्रोत से दूर कर सकते हो, सीपीआर देकर व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश आप कर सकते हो। 8 नंबर पॉइंट देखो, सूक्ष्म उपकरण जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं पीपीई। इसमें आता है पहला नाड़ हैट, सिर की सुरक्षा के लिए यूज होता है, नॉन स्लिप जूते फिसलने से बचाव के लिए यूज होते हैं, फ्लोरोसेट जैकेट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, और बैटन डंडा यानी कि आत्मरक्षा के लिए, और टॉर्च और वॉकी टॉकी रात में गश्त और संचार के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसमें, तो खतरा जिसे हैजार्ड बोलते हैं, कोई जोखिम या रिस्क में क्या अंतर है। तो खतरा क्या होता है, हैजार्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी स्थिति जो नुकसान पहुंचा सकती है उसे हम खतरा यानी कि हैजार्ड बोलते हैं। जोखिम या रिस्क, खतरे में होने वाली हानि की संभावना। प्रश्न नंबर 2 क्या बन सकता है, आग कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे बुझाया जा सकता है। तो आग 5 प्रकार की होती है, अभी हमने इसको पढ़ा, हम दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न बन सकता है आपका। प्रश्न नंबर 3, रेस की विधि क्या है, अभी हमने इसको भी पढ़ी थी रेस की विधि, तो इसको भी हम प्रश्न बन सकता है आपका। प्रश्न नंबर 4, बिजली के झटके से बचने के लिए क्या करें, तो अभी भी हमने इसको पढ़ा था, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, तो प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, फायर ड्रिल क्यों आवश्यक है, तो फायर ड्रिल क्यों आवश्यक है हम इसको पढ़ेंगे, इसका प्रश्न बन सकता है। आग लगने की स्थिति में कर्मचारियों को सतर्क रखने के लिए। दूसरा, आग से बचाव की प्रक्रिया को अभ्यास करने के लिए, लोगों को जल्दी और सुरक्षित उपाय से बाहर निकालने की योजना बनाने के लिए हमें फायर ड्रिल का आवश्यक है। अब इसके फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो आप देखें, खतरे की सूचना देने के लिए डैश डैश रिपोर्ट फॉर्म भरा जाता है, तो हैजार्ड फॉर्म भरा जाता है। अगला प्रश्न देखो, आग बुझाने के लिए पास विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें पी का अर्थ है, तो पी का क्या है, पुल द पिन। अगला है, करंट से बचने के लिए हमेशा डैश डैश सामग्री पर खड़े रहें, तो इंसुलेटेड पे खड़े रहें। डैश डैश गार्ड को सिर की सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए, आज हार्ड हैट पहनना चाहिए। अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, तो मल्टीपल चॉइस क्या है, आग बुझाने में पास विधि का पहला कदम क्या है, पिन निकालना। अगला प्रश्न है, आग में कौन से वर्ग में पानी का उपयोग नहीं किया जाता, तो पानी का उपयोग किस में नहीं किया जाता आपके, तो आपके पानी का उपयोग क्लास सी में नहीं किया जाता। अब आपके आगे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, यानी कि प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है किसी घटना या गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार करना। यह प्रमाण के रूप में काम करता है और भविष्य में किसी भी कानूनी और सुरक्षा संबंधी मामले में सहायक होता है।
आर्म्ड सुरक्षा गार्ड को गश्त यानी कि पेट्रोलिंग के दौरान देखी गई गतिविधियों को नोट करना आवश्यक होता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जिसको आप ध्यान से देखें। सुरक्षा रजिस्टर जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी रजिस्टर के प्रकार देखो। सुरक्षा रजिस्टर सुरक्षा गार्ड के निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखने होते हैं। देखो, पहला होता है आगंतुक रजिस्टर जिसे बोलते हैं विजिटर रजिस्टर। दूसरा आता है वाहन आगमन और निर्गमन रजिस्टर जिसे बोलते हैं व्हीकल इन आउट रजिस्टर। तीसरा आपका रजिस्टर होता है कीज इन आउट रजिस्टर यानी कि चाबी का आगमन निगमन रजिस्टर। चौथा होता है सामग्री आगमन निगमन रजिस्टर जिसे बोलते हैं मटेरियल इन आउट रजिस्टर। पांचवा होता है सुरक्षा उपकरण वितरण रजिस्टर सिक्योरिटी इक्विपमेंट इशू रजिस्टर्स। अब इनके बारे में हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला होता है आगंतुक रजिस्टर जिसमें बोलते हैं आगंतुक का नाम, पता, आईडी विवरण, आने जाने का समय दर्ज किया जाता है। जिसमें वाहन आगमन का निगमन का रजिस्टर में होता है वाहनों की जानकारी, चालक का नाम और सामग्री का विवरण दर्ज किया जाता है। अगला होता है चाबी आगमन निगमन रजिस्टर जिसमें होता है विभिन्न सेक्शन की चाबियों को निगरानी रखी जाती है। चौथा होता है सामग्री आगमन निगमन रजिस्टर जिसमें बोलते हैं किसी संस्था में आने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना। सुरक्षा उपकरण वितरण रजिस्टर क्या होता है, सुरक्षा के उपकरणों को वितरण का रिकॉर्ड रखना। इसी का तीन नंबर पॉइंट क्या है, आगंतुक प्रबंधन यानी कि विजिटर्स मैनेजमेंट और अनुमति प्रक्रिया क्या है। देखो, इसमें पहचान पत्र आईडी कार्ड की जांच करें। जो भी आपका आगंतुक है यानी कोई भी आपके आवास है तो उसकी अनुमति देने की से पहले उनका पहचान पत्र जांचा जाता है। फिर आता है एंट्री पास जारी करना। अस्थायी आगंतुक और कर्मचारी को एक टेम्परेरी एंट्री पास दिया जाता है। फिर वाहन प्रवेश पास जिसे बोलते हैं व्हीकल पास, आगंतुक या कर्मचारी या ठेकेदारों और विक्रेताओं को के लिए वाहनों के अलग अलग पास जारी किए जाते हैं। अगला आता है 4 नंबर पॉइंट रिपोर्ट लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग और आवश्यक जानकारी। सुरक्षा गार्ड में W5W और 1H जैसे कि 5W में पहले आता है हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई और H क्या 1H यानी कि हाउ के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। हु से क्या कौन प्रश्न बनेगा, कौन शामिल था, व्हेन घटना कब हुई थी, वेयर घटना कहाँ हुई थी, व्हाट क्या हुआ, व्हाई क्यों यह क्यों हुआ, हाउ ये कैसे हुआ। तो ये आपके प्रश्न होते हैं। रिपोर्ट लेखन की दिशा निर्देश। रिपोर्ट संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए। केवल तथ्यों को लिखना चाहिए, अनुमान लगाने से बचे। आपको कोई अपने हिसाब से अनुमान नहीं लिखना है, सिर्फ तथ्यों को लिखना है। कला अनुक्रमिक क्रम यानी कि लिखें। काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन क्या है और ये क्यों आवश्यक है। प्रलेखन का अर्थ है किसी घटना, गतिविधि या प्रक्रिया का लिखित रिकॉर्ड बनाना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला इसमें पॉइंट आता है ये प्रमाण के रूप में कार्य करता है। दूसरा सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी का रिकॉर्ड रखता है और तीसरा सुरक्षा खतरों की पहचानने और रोकने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 2, सुरक्षा गार्ड को कौन कौन से रजिस्टर बनाए रखने चाहिए। तो सुरक्षा गार्ड को निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखने चाहिए। पहला है आगंतुक रजिस्टर जिसमें आगंतुक की जानकारी, वाहन आगमन निगमन रजिस्टर आने जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड, चाबी आगमन निगमन रजिस्टर विभिन्न सेक्शन की चाबियों की निगरानी। चौथा है सामग्री आगमन निगमन रजिस्टर आने जाने वाली सामग्रियों का रिकॉर्ड। पांचवा है सुरक्षा उपकरण रजिस्टर जिसमें सुरक्षा उपकरणों की वितरण जानकारी। ये भी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न होता है रिपोर्ट लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, सटीक और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें, कालानुक्रमिक क्रम में लिखें, केवल तथ्य लिखें, अनुमान न बचाए। जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में अगला प्रश्न बन सकता है अस्थायी पहचान पत्र यानी टेम्परेरी आईडी कार्ड कब जारी किया जाता है। जब ठेकेदार अस्थायी कर्मचारी होते हैं, अकाल्पनिक कार्य के लिए संस्थान में आते हैं, कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सामग्री प्रवेश और निकासी पास क्यों आवश्यक है। क्योंकि संस्थान में आने वाली वस्तुओं को सही रिकॉर्ड रखा जा सके, चोरी और गलतों का उपयोग को रोका जा सके, सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखी जा सके। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं इसके, जैसे अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान सभी घटनाओं को डैश बनाना चाहिए। तो प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। अगला आगंतुक का रिकॉर्ड रखने के लिए डैश रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो आगंतुक रजिस्टर का उपयोग किया जाता है।
अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है, किसी व्यक्ति की पहचान पत्र के समय सीमा समाप्त होने पर डैश डैश नहीं दी जानी चाहिए, प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगला रिपोर्ट लेखन में डैश डैश और डैश पेन का उपयोग करना चाहिए, तो नीले काले पेन का उपयोग करना चाहिए। इसके देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय किस पेन का उपयोग करना चाहिए, तो काले व नीले पेन का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामग्री प्रवेश के लिए किस पास की आवश्यकता होती है, तो सामग्री पास की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट लेखन में किस क्रम के पालन करना चाहिए, तो कला नंबर के क्रम में होना चाहिए आपकी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, वाहन जारी करने से पहले किस दस्तावेज की जांच करनी चाहिए, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये वाहन की दस्तावेज है। तो आज हमने जो आपका सिक्योरिटी ट्रेड है क्लास 10th का, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, वो आज मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।